तो बेटा आज का चैप्टर है हमारा थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी कहानी यहां से स्टार्ट होगी कि व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड कहते किसे हैं और बॉन्ड होता क्या है। हाँ जी, आप मुझे कोई बता सकते हो व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड क्या होता है। क्वेश्चन के अंदर आ गए हो, कब से बॉन्ड का वर्ड सुनते हुए आ रहे हो, बता दीजिए व्हाट इज बॉन्ड। हाँ जी, एटम्स का लिंक नहीं। हाँ जी, दो मॉलिक्यूल्स का एटम का जुड़ना नहीं। हाँ जी, जल्दी से कोई बता दो। देखो भाई, बॉन्ड इज इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्ड क्या है? इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स। सही, एटम्स के दरमियान की अट्रैक्टिव फोर्स कहलाती है बॉन्ड। ये बॉन्ड का डेफिनेशन। अब सवाल यहां पर यह आ जाता है कि बॉन्ड की जरूरत ही क्या पड़ गई। ठीक है, बॉन्ड बनाना ही क्यों है हमें या एटम को। तो देखो भाई, जितने भी एटम्स या जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में बैठे हुए वो सब ये चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। और पहले भी ये बात बहुत सी दफा मैं आपको बता चुका हूं कि स्टेबिलिटी की ख्वाहिश आपके दिल में उस वक्त पैदा होगी कि जब आप अपने से ज्यादा स्टेबल किसी को देखेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं एक पीरियड उठा लूं पीरियोडिक टेबल का, मैंने कहा सेकंड पीरियड, ठीक है, और सेकंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया हमारे पास, कहां से स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड बेटा? लिथियम से। लिथियम, इसके आगे कौन है? बेरिलियम, उसके आगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये है सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहां पर गौर कीजिएगा कि लिथियम का नंबर है 3, बेरिलियम का है 4, बोरॉन का है 5, कार्बन का है 6, नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का है 8, फ्लोरीन का है 9 और नियॉन का है 10। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये था सेकंड पीरियड हमारा पूरा। ठीक है, और सेकंड पीरियड में ये बैठा हुआ था लिथियम, और लिथियम क्या बनना चाहता है? नियॉन बनना चाहता है। क्यों? 8A ग्रुप की तरह क्यों बनना चाहता है? क्योंकि 8A ग्रुप का वैलेंस शेल कंप्लीट है, उसको बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, वो स्टेबल है। अब थर्ड पीरियड में आओ तो ये बैठा हुआ है सोडियम, एंड में बैठा हुआ है क्लोरीन, इसके आगे बैठा हुआ है आर्गॉन। आर्गॉन भी ग्रुप 8A का मेंबर है, क्लोरीन भी आर्गॉन बनना चाहता है, सोडियम भी आर्गॉन बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि 8A स्टेबल है, किसी से बॉन्डिंग की जरूरत उसको नहीं है। सोडियम ये सोचता है कि भाई आर्गॉन बनने से बेहतर है कि अगर मैं नियॉन बन जाऊं एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बन जाता है क्या? नियॉन बनने के चक्कर में चार्ज। क्योंकि सोडियम को अल्लाह ताला ने 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन दिए थे, जबकि नियॉन को 11 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन दिए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि नियॉन तो बैलेंस्ड है 10 इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन सोडियम 10 इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंस्ड नहीं है, इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा जो इस पर नजर आएगा। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, ये आर्गॉन बनने की ख्वाहिश रखता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, ये भी यहां रोना शुरू कर देगा। फिर अल्लाह ताला इनसे ये कहेंगे तो आप एक काम ये करें, आप दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लें, और इस बॉन्डिंग को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, या फिर आयनिक बॉन्ड, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें एक मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड कर रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, लेकिन अगर दो नॉन मेटल्स की शेयरिंग करवा दीजिए, दो नॉन मेटल्स का बॉन्ड बनवा दिया जाए, तो भाई ये बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग दो तरीके से होती है, एक को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, एक को हम कहते हैं नॉन म्यूचुअल शेयरिंग। अच्छा, म्यूचुअल शेयरिंग क्या है कि मिसाल के तौर पे आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपने और आपके पार्टनर ने बराबर शेयरिंग से इन्वेस्टमेंट करी, तो प्रॉफिट भी बराबर शेयरिंग से उठा लेंगे। लेकिन नॉन म्यूचुअल शेयरिंग क्या है कि भाई एक पार्टनर की सारी इन्वेस्टमेंट, मेहनत, तमाम चीजें, और दूसरे पार्टनर का कुछ भी नहीं, और शेयरिंग जो है वो बराबर हो रही है, ये नॉन म्यूचुअल शेयरिंग है, या प्रॉफिट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अब अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग होती है बेटा। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स, या कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू और मोर देन टू नॉन मेटल्स फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, बराबरी की शेयरिंग। टाइप्स कितनी है कोवेलेंट बॉन्ड की? दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनेगा डिसिमिलर एटम्स के दरमियान, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनेगा
सिमिलर एटम्स के दरमियान। अब अगर यहां पे बात करी जाए तो आप देखें दोनों क्लोरीन आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, तो जितनी देर के लिए ये पेयर इसके पास रहेगा उतनी देर के लिए इसके पास भी रहेगा। और अगर यहां की बात करी जाए तो बेटा यहां पर HCl का बॉन्ड बन रहा है, जहां पर हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयरिंग दोनों की म्यूचुअल है, बराबरी की शेयरिंग है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की ताकत ज्यादा है, और ताकत किस चीज की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? फोर्स है। फोर्स के बारे में 4 बातें पता होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी बातें? फोर्स कौन लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, और किस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ फोर्स। कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स लगाने वाला है न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी कि वो एटम कि जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है उसका न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा। किस पर लगाएगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा। कितनी लगाएगा? सबकी अलग अलग है। किस डायरेक्शन में लगाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एटम, एटम की सेंटर की तरफ खींचेगा उसे। ठीक है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, हाइड्रोजन की है 2.1, कम है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन से ये पेयर छिन जाएगा, क्लोरीन के पास जाके रुक जाएगा, और क्लोरीन के पास हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के पास हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये पूरा कंपाउंड हो जाएगा पोलर। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास मामला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी बुक का, यहां से हमारी कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज स्टार्ट होती हैं, और थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा बेटा, वैलेंस शेल किस शेल को कहा जाता है? हाँ जी, वैलेंस शेल किस शेल को कहते हैं? जल्दी से बताओ, अभी तो बताया था। आउटर मोस्ट शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसको क्या कहा जाता है? वैलेंस शेल कहा जाता है। ठीक है। अब अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बुक से देख तो बुक में हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले किसने दी है? इंट्रोड्यूस बाय लंदन एंड हिटलर इन 1927। 1927 में उन्होंने थ्योरी दी। ठीक है। This theory tells how the bonding in covalent molecule takes place by overlapping of atomic orbital. Atomic orbital की overlapping से किस तरह हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग वजूद में आएगी। एटॉमिक ऑर्बिटल याद रखना हमेशा एटम के अंदर होता है। ठीक है। इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल, बट ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज मॉलिक्यूलर शेप ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब पॉइंट्स क्या है, जल्दी से सुन लो, अहम पॉइंट्स है, आसान है लेकिन। ठीक है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम। जो एटम कंबाइन हो रहा है उसका जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, अब हाफ फील्ड का मतलब जरूरी नहीं है कि हाफ ही हो, एग्जैक्टली हाफ हो। मिसाल के तौर पर कार्बन की बात कर लो, अब कार्बन के पास पी ऑर्बिटल हाफ नहीं है, दो दो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, और वैलेंस शेल हाफ है, लेकिन पी ऑर्बिटल हाफ नहीं है। ठीक है। तो मामला यह है कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हाफ हो। ठीक है। द टर्म ओवरलैप रिप्रेजेंट्स शेयरिंग ऑफ सम कॉमन रीजन इन स्पेस। अभी बताता हूं उसका क्या मतलब है। As a result of overlapping, there is maximum electron cloud somewhere between two overlapped orbitals. The electrons present in both overlapped orbitals should be in opposite spin. The strength of bond is determined by extent of overlap. The greater the overlap, the stronger is the bond. Each atom involved in the overlapping keep its own atomic orbital, but electron pair is shared by the both atoms which take part in overlapping. अच्छा जी, अब कहना क्या चाह रहा है समझना बात। देखो भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है कि ये एक एटम है और ये उसका वैलेंस शेल है, डायरेक्ट वैलेंस शेल है ये लास्ट। ठीक है। ये डायरेक्ट लास्ट वैलेंस शेल है। सही है। और इसके साथ ओवरलैपिंग हो गई है एक और एटम की। ठीक है भाई। ये था एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। और ये भी क्या था?
एटॉमिक ऑर्बिटल। सही है भाई। अब क्या होगा, अब ये वाला रीजन जो है ये वो रीजन है कि जिसमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। ठीक है भाई, ओवरलैप हो गए। इस ओवरलैपिंग की वजह से ये वो एरिया, अब देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं तुम्हें जनरली सिर्फ एक एटम की बात करूं, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पर ये एक एटम था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था इस जगह पे, यहां पे बैठे हुए थे कौन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ। अगर ये प्रोटॉन ज्यादा पावर लगा सकता या ज्यादा अट्रैक्टिव पावर होती इसकी, तो ये इलेक्ट्रॉन करीब होता है इसके, ऐसा ही ना, इलेक्ट्रॉन इसके करीब होता अगर इसकी ज्यादा अट्रैक्टिव पावर होती। अगर इस प्रोटॉन की अट्रैक्टिव पावर कम होती तो ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर होता, इस जगह पर होता, ऐसा ही ना। ठीक है, तो मामला क्या है कि एक प्रोटॉन की जितनी अट्रैक्टिव फोर्स है उस लेवल से इलेक्ट्रॉन उससे दूर है, ज्यादा होगी तो करीब होगा, कम होगी तो दूर होगा। ऐसा ही समझ में आ रही ना ये बात। अब काम की बात क्या है यहां पर, काम की बात यहां पर सारी ये है कि भाई यहां से लेकर, मिसाल के तौर पे अगर यहां पे लाइन लगाएं, यहां से लेकर यहां तक का रीजन जो है, इस रीजन में इस न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर सकती है। समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं, कि इस जगह से इस जगह तक इस न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स, पुलिंग फोर्स एक्ट कर सकती है। अब आपने इस जगह में ओवरलैपिंग करवा दी, ये रही ओवरलैपिंग। जब आपने इस जगह में ओवरलैपिंग करवा दी, इसका मतलब है ये वो कॉमन पॉइंट है जहां पर ये वाला न्यूक्लियस भी एक्ट कर सकता है और ये वाला न्यूक्लियस भी एक्ट कर सकता है। यानी कि इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको पहले एटम का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा और दूसरा एटम का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा। जिसकी फोर्स ज्यादा होगी वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास, इस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास बन गया बॉन्ड। क्या बन गया, बॉन्ड। इसमें दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। अब ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है बेटा, ओवरलैपिंग होती है दो तरीके की। ठीक है भाई, अब मैंने कहा ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सही है भाई। ओवरलैपिंग कितने टाइप की, ओवरलैपिंग है दो तरीके की, कौन कौन सी बता सकते हो। एक है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और एक है साइडवे ओवरलैपिंग। एक है हमारे पास क्या, साइडवे ओवरलैपिंग। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब है कि भाई मिसाल के तौर पे ये था पी ऑर्बिटल, सही है, ये था पी ऑर्बिटल, सही है, और यहां पर इसका बॉन्ड बन गया एक और पी ऑर्बिटल से। ठीक है, इसका बॉन्ड बन गया एक और पी ऑर्बिटल से। ठीक है, और यहां पर इसका ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप हो गया। ये है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, कि इसका हेड इसके हेड से ओवरलैप हो रहा है और ये ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है भाई, तो ऐसा बॉन्ड कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसको शो करते हैं हम इस साइन से। ठीक है, लेकिन अगर ओवरलैपिंग साइडवे हो रही है, अगर ओवरलैपिंग साइडवे हो रही है
थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। ठीक है भाई, ये है साइडवे ओवरलैपिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग है। ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। ठीक है, यह पाई बॉन्डिंग सही है, ये पाई बॉन्डिंग है। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो बेटा, अगर मैं सिग्मा बॉन्डिंग में एक प्लेन ऑफ एक्सिस बनाऊं, यानी कि एक ऐसी लाइन खींचो जो दोनों न्यूक्लियसिस से क्रॉस हो, तो वो लाइन ओवरलैपिंग एरिया से भी क्रॉस होगी। वो लाइन ओवरलैपिंग एरिया से भी क्रॉस होगी। मिसाल के तौर पे यहां पे लाइन खींची मैंने, अब आप अगर गौर करें यहां पर, तो ये लाइन दोनों न्यूक्लियसिस से क्रॉस हो रही है, लेकिन साथ साथ में ओवरलैपिंग एरिया से भी क्रॉस हो रही है। ऐसा ही है। लेकिन अगर यही लाइन मैंने पाई बॉन्डिंग में खींच दी, अब क्या होगा? अब यहां पर ओवरलैपिंग एरिया इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग में एटम का न्यूक्लियस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग के पैरेलल, और जिसकी वजह से वो ज्यादा फोर्स लगा सकता है किस पर? शेयर्ड पेयर पे। लेकिन अगर पाई बॉन्डिंग की बात करें तो ये अबव एंड बिलो ओवरलैपिंग हो रही है प्लेन ऑफ एक्सिस के, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता। ठीक है, अब आप अगर बुक में देखें ये चीज, तो सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड इज established when two atomic orbitals overlap linearly in such a way that both orbitals lie along the line joining the two nuclei. दोनों ऑर्बिटल उस लाइन पर आ जाएंगे कि जो लाइन दोनों, या जो लाइन ओवरलैपिंग एरिया से गुजर रही है या दोनों न्यूक्लियस से गुजर रही है। ठीक है, इट डिफाइंस एज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिग्मा बॉन्डेड एटम्स फाउंड हाईएस्ट बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। सिग्मा बॉन्ड में दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि पाई बॉन्डिंग में दरमियान में होती नहीं है, ऊपर और नीचे होती। अब सिग्मा बॉन्डिंग किस किस तरीके से होती है? ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग हो सकती है, ऐसे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, सिग्मा बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, एस पी ओवरलैपिंग हो सकती है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, एस पी ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, जैसे कि यहां पर हो रही है। पी पी ओवरलैपिंग हो सकती है, कैसे हो सकती है? पी ऑर्बिटल, एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, पीपी ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, ये एक अलग एटम था, ये एक अलग एटम था, दोनों जुड़ गए, ये पीपी ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? कोई मसला है इस चीज में? अच्छा, अब आ जाओ जरा यहां पर पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग को अगर आप देखें, गौर करें यहां पर, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय लेटरल और साइडवे ओवरलैप ऑफ द पी ऑर्बिटल। देखो यहां पे क्या बात हो रही है, कौन सा ऑर्बिटल? एस की बात नहीं हो रही यहां पे, तो एस में पाई बॉन्डिंग नहीं होती, पी में होती है। ठीक है, बिटवीन द टू एटम्स विच ऑलरेडी बॉन्डेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि प्राइमरीली सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड डायरेक्ट नहीं बन सकता। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिसमें मौजूद है पाई बॉन्ड, तो आपके जहन में यह बात आ जानी चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड पहले से हो, तभी पाई बॉन्ड बन रहा है, वरना बन नहीं सकता पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जी, the condition for the formation of pi bonding is that two p orbitals should be parallel to each other. The electron cloud of pi bond in unsymmetrical and is concentrated, देखो क्या लिखा हुआ है, and is concentrated, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, above and below the plane of sigma bond. जिस प्लेन पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है उस प्लेन के ऊपर और नीचे पाई बॉन्डिंग होगी और ओवरलैपिंग होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अब ये रीजन आ सकता है तुम्हारे पास, अभी से बता रहा हूं, ये देखो ये रीजन है भाई। रीजन क्या है? देखो, इन
In this situation, the rotation of p orbital become restricted between the two atoms since the region of overlapping of p orbital in the formation of pi bond is small minimum. It is relatively weaker than sigma bond. Why pi bond is weaker than sigma bond? अगर तुम टेनर उठा के देखो, बहुत सी बार पूछा हुआ ये रीजन। क्यों वीक होता है? वीक होने की वजह है बिकॉज क्योंकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द लेन या प्लेन ऑफ एक्सिस होती है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग कंप्लीट या मैक्सिमम नहीं हो पाती, मिनिमम होती है। ओवरलैपिंग मिनिमम होगी तो क्या होगा? बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब यहां पर अगर आप देखें तो ये पाई बॉन्डिंग हुई हुई है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पहले बॉन्ड से जुड़ गया, पहले तो ये यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इस वाले ऑर्बिटल ने इस वाले ऑर्बिटल से क्या बना लिया? पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है बेटा? एस एस, देखो, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज distribution in s orbital generally ss overlap is not so effective. ss overlapping बहुत ज्यादा effective नहीं है, तो बहुत ज्यादा strong भी नहीं है। and as sp and pp overlap, since p orbital have directional charge distribution and longer lobes which cause more effective overlap. Thus ss sigma bond is relatively weak than sp and pp. ss सबसे weak, उससे ज्यादा strong sp और सबसे ज्यादा strong pp। ठीक है, इन पाई बॉन्ड द ऑर्बिटल हैज टू रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कितने रीजन है? 2 रीजन है। ठीक है, वन इज अबव द न्यूक्लियर एक्सिस, एक न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है, एंड वन इज बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नहीं होती है। दैट इज व्हाई पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ये प्योर जवाब है आपके एग्जाम में आने वाले रीजनिंग क्वेश्चन का, प्योर जवाब। ठीक है भाई, समझ में आ गई चीज? तो बेटा ये सिग्मा और पाई बॉन्डिंग का डिफरेंशिएशन है, इसको लाजमी आपने याद करना है, लाजमी। ये सवाल डायरेक्ट डिफरेंशिएट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के नाम से भी आ सकता है। ठीक है भाई, सही है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या फर्क है? सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इट इज फॉर्म बाय पैरेलल और साइडवे ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्डिंग ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है भाई, एक बार हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन साइडवे ओवरलैपिंग 2 बार और 3 बार भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, ऑर्बिटल फ्री रोटेशन कैन बी पॉसिबल बिटवीन द टू एटम्स इफ ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। ऑर्बिटल रोटेट वगैरह कर सकता है अगर सिग्मा बॉन्ड होगा, जबकि ऑर्बिटल फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द टू एटम्स इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर पाई बॉन्ड होगा तो ऑर्बिटल की रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डेंसर एट प्लेन ऑफ बॉन्ड, जहां से बॉन्ड की लाइन गुजर रही है या फिर न्यूक्लियर एक्सिस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जबकि पाई बॉन्डिंग में अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस है। ठीक है, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्ड एक्सिस। तो मसला इस बात में समझ में आ गई बात? सबको आ गई? चलो अब आ जाओ, देखो भाई लिमिटेशन क्या है, क्यों ये थ्योरी ज्यादा काम नहीं कर पाई। Although valence bond theory furnishes a good picture of bonding in molecule, however, it has some shortcomings. It fails to describe valencies in carbon, boron, and beryllium. It does not tell about paramagnetic behavior of oxygen. ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों है ये नहीं बता पाए। देखो मैग्नेटिक यानी कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना, हमेशा उस एटम का होता है जिसके पास क्या मौजूद हो? लोन, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। क्या मौजूद हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करूं, क्या O2 पैरामैग्नेटिक होना चाहिए? उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही है, या तो लोन पेयर है या फिर बॉन्डेड पेयर है। अब देखो ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब यहां पर देखो ये बॉन्डेड हो गए,
ये फ्री नहीं है। ये लोन पेयर हो गया, ये भी फ्री नहीं है। ये लोन पेयर हो गया, ये भी फ्री नहीं है। फिर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैसे? ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन फिर कैसे? जबकि दोनों सारे के सारे क्या हैं? बॉन्डेड पेयर है, ठीक है, और लोन पेयर है। ये नहीं बता पाई। इट फेल्स टू डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। अब जैसे बेंजीन है, बेंजीन रिंग में मॉलिक्यूल जो पाई बॉन्डिंग है वो डीलोकलाइज्ड होती है, ठीक है। बेंजीन रिंग में पाई बॉन्डिंग मुसलसल रोटेशन में होती है, ऐसे करके। तो ये नहीं बता पाया कि भाई ये पाई बॉन्ड टूट के एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शॉर्ट कमिंग्स थी, सही है भाई। इसके बाद आई हमारे पास कौन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई, ठीक है, और जिसके बिहाफ पर हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई, ठीक है। और फिर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर आते हैं। अच्छा जी, अगर आप इस चीज को सोचें कि रमजानों में अल्लाह ताला शैतान को कैद कर देता, कुरान की आयत है ना भाई, शैतान बंद हो जाता है। तो बेसिकली असल में रमजानों में हमें यह पता लगता है कि जितने भी गुनाह और उल्टे काम हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, शैतान नहीं करवा रहा। तो क्या शैतान तो बंद है? तो रमजान, क्या रमजान में उल्टे काम नहीं होते? होते होते ना भाई। सबसे ज्यादा स्नैचर्स जो हैं वो रमजान के आखिरी 10 दिनों में एक्टिव होते हैं, क्योंकि उसके बाद तो वो ईद करने चले जाते हैं अपने अपने इलाकों में। तो भाई मामला ये है सारा कि रमजान ये आपको बता रहा है कि क़यामत वाले दिन ना शैतान की टोपी नहीं बनाने की जरूरत है आपको कि शैतान ने करवा दिया था। शैतान आपसे हाथ पकड़वा के कोई गलत काम नहीं करवा सकता। शैतान नहीं कह सकता आओ जाओ 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 हाथ पकड़ के तुमसे चोरी करवा ली, ये नहीं करवा सकता। वो तुम्हारे दिल में सिर्फ बहकावा डाल सकता है कि भाई ये कर लेते मजा आएगा, करते तुम खुद ही हो। समझ में आ रही है? चलो भाई आ जाओ। अब अगर हम बात स्टार्ट करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो सबसे पहले तो एक बात आपको यह समझनी है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें यह बात बताई थी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी साख यानी कि अपनी प्रेजेंस बरकरार रखेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यह बात नहीं कर रही। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यह कह रही है कि दो एटम ओवरलैप कर जाएंगे और उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? अब देखो, मुलिकिन, हुंड एंड हकल, देखो भाई इधर, मुलिकिन, हुंड एंड हकल इन 1927 डेवलप्ड एन अल्टरनेट थ्योरी नोन एज molecular orbital theory to overcome the shortcomings of valence bond theory. Assumption of molecular orbital theory is given as below. इसकी आवाज आ रही है? Atomic orbitals of similar energies linearly combine together to produce molecular orbital. काम की बात क्या है? Similar energies. हर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं जुड़ सकता, सिर्फ वो ऑर्बिटल जुड़ेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी? सिमिलर होगी। अब आपने कहा सर मिसाल के तौर पे सोचें आप कि कार्बन का बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का ऐसा ऑर्बिटल है, कार्बन का पी ऑर्बिटल है, तो दोनों के एनर्जी में तो फर्क है। मैंने कहा भाई या तो कार्बन की एनर्जी कम हुई है वो हाइड्रोजन के बराबर है, या हाइड्रोजन की एनर्जी बढ़ी है वो कार्बन के बराबर है, तब जाके दोनों ऑर्बिटल कंबाइन हो, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि ये बात हो रही है इंटरनली एटम की, कि कार्बन के अंदर मॉलिक्यूल बनाने से पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स AO गिव्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। वन ऑफ देम हैज लोअर एनर्जी। दो एटॉमिक ऑर्बिटल, अच्छा अब ये बात कितनी अजीब है, देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। भाई अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना चाहिए था, ऐसा ही है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना, ऐसा होता नहीं है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और मिलने के बाद ये इस प्लेन में मिले दो एटॉमिक ऑर्बिटल और मिलने के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। एक को हमने कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
एक को हमने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक है बीएमओ, एक है एबीएमओ। आपने सर क्या मतलब इस बात का? मैंने कहा देखो, जैसे ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े ये स्टेबल हो गए, स्टेबल हुए, एनर्जी रिलीज हो गई, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे चला गया। समझ लो, ऊपर से नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे चला गया और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर चला गया। अब जब इस बॉन्ड को टूटना होगा तो यहां से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब मार के इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में और उसके बाद वो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ गई यहां तक बात? क्लियर है? अब हमारे पास द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द ऑर्बिटल विद हायर एनर्जी इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझिए, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम। दोनों एटम जो कंबाइन हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम यहां पे बात करें तो ये दो एटम्स जो है वो कंबाइन हो रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसके अंदर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, वो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो चाहे बॉन्डिंग, वो इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है? वो दोनों न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा है। किससे हो रहा है? दोनों न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एरिया जहां पे ओवरलैपिंग हुई थी, जहां पे इलेक्ट्रॉन आया था, उस एरिया पर दोनों एटम्स अपनी फोर्स लगा सकते हैं। सही है ना? उस एरिया पर दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई अपनी फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉलोड बाय फंडामेंटल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज ऑफ प्रिंसिपल, हुंस रूल एंड पॉली रूल। क्या था भाई? ऑफ प्रिंसिपल क्या था? पॉली रूल, पॉली प्रिंसिपल पॉली ने दिया था, पॉली रूल ऑफ एक्सक्लूजन। ऑफ प्रिंसिपल किसने दिया था? किसने दिया था? ऑफ ने दिया था। ऐसा ही ना गधो, ऑफ नाम कोई साइंटिस्ट ही नहीं था। ऑफ प्रिंसिपल पॉली ने दिया था। ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल किसने दिया था? पॉली ने दिया था। अब आप अगर गौर करें यहां पर तो अच्छा, वैसे तो ये अभी हम चैप्टर इसके अंदर है, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे ना तो वहां पर हम दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर हम ऑफ प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, पॉली भी पढ़ेंगे, हुंस रूल भी पढ़ेंगे, N+L रूल भी पढ़ेंगे, सारे रूल्स हम वहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल पॉली ने दिया और पॉली ने बहुत सिंपल सी बात करी। पॉली ने प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन में यह कहा एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों की स्पिन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। सिंपल सी एक बात करी। ऑफ में उसने क्या कहा? ऑफ में उसने कहा कि भाई अगर एटम के ऑर्बिटल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, जुमला बदल के कह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन को खाली ऑर्बिटल दिया जाए तो पहले वो उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। आपने कहा सर एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑर्बिटल की? मैंने कहा बेटा एनर्जी कैलकुलेट होती है N+L से। N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आपने कहा नहीं सर समझ नहीं आया। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुना है? नाम सुना है? कभी यही सुना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सुनिए ये सारी चीजें। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पर मैंने किसी भी एक को पकड़ लिया, मैंने यहां पर पकड़ लिया मिसाल के तौर पे 2p3s, दोनों साथ बैठे हुए थे, दोनों साथ बैठे हुए थे। 3s के बाद आया 3p। ठीक है, अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है बेटा, हमेशा याद रखनी है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर s, p और d, f के लिए क्या होता है? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। और जो नंबर n क्या है? ये है l, ये क्या है? l। n क्या है? जो नंबर पीछे की तरफ लगा हुआ है, ये n है। N+L का मतलब क्या है? अगर मैं इसका N+L निकालना चाह रहा हूं तो यहां पर n है 3 और s का l क्या है? 0। तो 3+0 क्या आंसर आएगा बेटा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मिसाल के तौर पे मैं 3p का निकालना चाह रहा हूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? 3+1 क्या आंसर आएगा? 4। इसका N+L 3 है, इसका N+L 4 है। अब अगर मैं एक एटम को, इलेक्ट्रॉन को 3s और 3p ऑर्बिटल दे दूं और कहूं कि भाई तुम्हारा जहां दिल चाहे चले जाओ, तुम्हारा जहां दिल चाहे चले जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा?
3s में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके n प्लस l का सम छोटा है। और ये बात हमें बताई किसने? पॉली ने। किस प्रिंसिपल में? ऑफबा प्रिंसिपल। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेगा जिसकी एनर्जी कम होगी या जिसका n प्लस l कम होगा। आपने कहा सर अब एक बात बताया हमें, अगर मैं 2p और 3s को पकड़ लूं, 2p और 3s, ये आ गया 2p और ये आ गया 3s, इन दोनों का n प्लस l बराबर है। कैसे? देखो 2p का क्या होगा? 2 प्लस 1, क्या आएगा आंसर? 3 आएगा। 3s का क्या होगा? 3 प्लस 0, क्या आंसर आएगा? 3। दोनों का बराबर है। अब कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन एक रख दूं दरमियान में, यहां जाएगा या यहां जाएगा? मैंने कहा वहां जाएगा जिसका n छोटा होगा, वहां जाएगा जिसका n छोटा किसका है? 2p का n छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है ना, चाहे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो, वो किन रूल्स के तहत होगी? ऑफ पॉलीहुंड्स। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो सिंपल सी बात है, जब बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? स्टेबलाइज हो रही है, कम हो रही है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब बॉन्ड टूटने की बारी आती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसमें? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग का क्या मतलब है? बॉन्डिंग के अगेंस्ट, सही है ना? तो अब देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो इधर आओ, इधर गौर करो, यहां पर अगर आप देखें तो ये देखो, यहां पर अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना दूं, यहां पर एक ग्राफ ऐसे बना दूं, मैंने कहा ये एनर्जी है, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, ये बैठे हुए कौन सा ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बैठे हुए? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जूम कर देता हूं थोड़ा, ये बैठे हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ये है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिग्मा ऑर्बिटल। दिख रहा है? नजर आ रहा है? इसकी एनर्जी देखो क्या है? कम है। और ये है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो सबसे कम एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उससे ज्यादा एटॉमिक की, और उससे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग। कोई मसला यहां तक? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो यहां पे पढ़ रहा हूं, bonding molecular orbital has lower energy than atomic orbital from which it is formed. Electrons in the bonding molecular orbitals favor bonding. सिंपल सी बात है ना भाई, जो bonding molecular orbital में होगा वो bonding को फेवर करेगा, because combining orbital interact constructively. आपने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एक टॉपिक पढ़ा होगा, वेव्स पढ़ा ना? और आपने पढ़ा होगा वेव्स का एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। ऐसे ही अगर दो वेव्स आ रही हैं और दोनों का क्रेस्ट आपस में जुड़ जाए तो यह कहलाता है कंस्ट्रक्टिव, क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव ज्वाइनिंग या कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, जिससे क्रेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक वेव का क्रेस्ट आ रहा है और दूसरे का ट्रफ आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और वही कहानी यहां पर भी हो रही है कि अगर दो ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिवली जुड़ रहे हैं तो ये बना रहा है क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टिवली, thus the probability of electron density is maximum between two nuclei. Anti-bonding molecular orbital has higher energy than the two combining atomic orbitals. उसकी एनर्जी ज्यादा है। It is produced due to destructive interaction and hence electron density in the region between two nuclei is zero since the nodal plane bisecting the internucleus axis. ठीक है, ये नोडल प्लेन है। ठीक है, नोडल प्लेन बेटा किस चीज को कहा जाता है? नोडल प्लेन कौन सी लाइन? आप प्लेन ऑफ एक्सिस कह लो। ठीक है, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वहां पे हमें नोडल प्लेन ड्रॉ कर। ठीक है, इसने क्या करा? इसने दोनों ऑर्बिटल्स को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मसला इस चीज में। अच्छा, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इधर देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेस्ट टू प्रिडिक्ट द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर प्रिडिक्ट करने के लिए बेस्ट है, एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने के लिए बेस्ट है ऑफ मॉलिक्यूल। द फॉर्मूला यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन एज, अब देखो ये है एन बी, ये है एन ए। एन क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एन बी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एन ए है, डिवाइड बाय 2। अब अगर आप गौर करें यहां पर, अब आप अगर गौर करें यहां पर, तो हमारे पास हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं अगर हम। अब देखो यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 0 है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर इन्होंने जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर बात करी हुई है, ठीक है। अब आप देखें ये हाइड्रोजन के ऊपर लगाया बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। हाइड्रोजन के पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट हो रहा है? बी से। एंटी बॉन्डिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो बी में से माइनस करना है, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस करना है। यहां पर अगर आप गौर करें तो इसमें थे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें थे 0, 2 माइनस 0 2, 2/2 कैंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब क्या बात याद रखनी है, देखो since there is no unpaired electron in any molecular orbital, hydrogen is diamagnetic in nature। हाइड्रोजन नेचर में क्या है? डायामैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मैंने आपको ऊपर ही बताई ये बात कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई भी चीज क्या होगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगी। कोई मसला बेटा यहां तक समझ में आ गई बात सबको? पक्का? ये कुछ कह रही बुला रहे थे, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या डिफरेंस है, जल्दी से सुन लो। देखो भाई अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स दैट ओनली सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कह रही है? टेल्स दैट बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इंटरेक्टिंग एटम्स। According to valence bond theory, both concerned atomic orbital possess their individual identity। मैंने आपको पहले भी बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि दोनों एटम्स अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बरकरार रखेंगे बॉन्ड बनने के बाद भी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये नहीं कहा, उसने कहा कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। According to molecular orbital theory, both the concerned atomic orbital do not possess their individual identity। Valence bond theory doesn't introduce any adequate idea about the bond order। Molecular orbital theory gives adequate idea about the bond order by virtue of which the bond can be identified as single, double or triple। ठीक है। The paramagnetic behavior of molecules such as oxygen cannot be explained by valence bond theory, जबकि यहां पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने बहुत ही मेजर टॉपिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, लॉन्ग के लिए इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस तरीके से यहां पर आप प्रिडिक्ट करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल वो भी मैं अभी आपको सिखा देता हूं। नाम से जाहिर है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। आ जाओ भाई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है भाई, अब आ जाओ। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी क्या कह रही है? पहले तो नाम से जाहिर है बहुत सारी चीजें। वैलेंस शेल, लास्ट शेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन। रिपल्जन, रिपल्जन का मतलब एक दूसरे से दूर जाने वाली फोर्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। बेटा कुछ चीजें यहां पर आपको समझनी पड़ेंगी। जब एक एटम बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसके अराउंड 2-3 टाइप के इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होते हैं, 2-3 टाइप के इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होते हैं। एक होता है बॉन्डिंग पेयर, एक होता है लोन पेयर, एक होता है
बॉन्डिंग पेयर, और एक होता है लोन पेयर। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पर आए तो आप देखें किसने दिए, देने वाला है सिज्विक, ठीक है, एंड पाउल इन 1940। याद रखना कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से हम क्या करेंगे, टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आ जाओ देखो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक कार्बन का एटम है, ये एक, चलो कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं होगा, हम एक काम करते हैं वाटर बना देते हैं यहां पे, ठीक है। ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 6A का। इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 6 पाए जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन ने यहां पर बॉन्ड बनाया एक हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ने यहां पर बॉन्ड बनाया एक हाइड्रोजन के साथ। अब आप अगर गौर करें यहां पे सेंट्रल एटम कौन हो गया, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया, ऐसा ही है। और ऑक्सीजन के अराउंड कौन कौन मौजूद है, ऑक्सीजन के अराउंड 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर का मतलब है पेयर नॉट इन्वॉल्व्ड, पेयर नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, वो पेयर जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। और ऑक्सीजन के अराउंड 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के अराउंड क्या है, 2 बॉन्ड पेयर्स, यानी कि वो पेयर्स जो कि इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात, यहां तक क्लियर है। अब सुनो एक काम की बात बेटा, सम ऑफ बॉन्डिंग पेयर या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, सही है। तो हमने कहा सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है एक्टिव सेट। इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, एक्टिव सेट। सही है भाई। तो एक्टिव सेट का मतलब क्या हो गया कि एक सेंट्रल एटम के अराउंड कितने लोन पेयर पाए जा रहे हैं और कितने बॉन्ड पेयर पाए जा रहे हैं, ये कहलाएगा एक्टिव सेट। तो मसला इस बात में समझ में आ गई ये बात, शाबाश बहुत अच्छे भाई, रखे मैं आ रहा हूं। सही है भाई, क्लियर है ये बात। तो हमने कहा कि एक सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर पाए जा रहे हैं, यह कहलाएगा एक्टिव सेट। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, पाई बॉन्ड इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्टिव सेट। पाई बॉन्ड को एक्टिव सेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। कैसे, अब देखो देखो यहां पर मिसाल के तौर पे मैंने नाइट्रोजन बनाया, नाइट्रोजन, ठीक है, ये मैंने बनाया N2, सही है। नाइट्रोजन 5A ग्रुप का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 3 से इसने बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है इसके पास। अब क्या हुआ यहां पे, ये एक लोन पेयर, ये एक एक्टिव सेट हो गया, और इसमें से इन तीनों में से एक बॉन्ड सिग्मा हो सकता है बस, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि 2 एटम्स के दरमियान सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है, बाकी जितने होंगे वो पाई होंगे, ठीक है। तो ये वाले 2 बॉन्ड क्या है बेटा, ये है पाई, और ये वाला क्या है, सिग्मा। तो सिर्फ इस सिग्मा को मैं बॉन्ड पेयर कंसीडर करूंगा, तो इसका एक्टिव साइड कितना हो जाएगा, एक्टिव साइड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। तो मैं इस बात में एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, और बाकी 2 पाई एक्टिव सेट काउंट नहीं होते हैं।
सही है। तो एक्टिव सेट हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बट पाई बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एक्टिव सेट। पाई बॉन्ड एक्टिव सेट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो मसला इस बात में सबको समझ में आ गई चीज, पक्का? चलो अब देखो, बॉन्ड पेयर, these are the result of sharing of unpaired electrons of central atom with unpaired electrons of surrounding atom. These are also called active set of electron. Lone pair, these are paired electrons of central atom which do not take part in sharing. ये वो एटम, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने शेयरिंग में पार्ट नहीं लिया, लेकिन सेंट्रल एटम के अराउंड बैठे हुए, ठीक है। They are also called non-bonding pairs. They are also considered to be active set. इनको भी एक्टिव सेट माना जाता है, लोन पेयर की बात कर रहा हूं। लेकिन अब देखो, यहां पर पाई बॉन्डिंग का भी तुम्हें बता देता हूं। देखो, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आर नॉट कंसीडर्ड टू बी एन एक्टिव सेट। पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड को एक्टिव सेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, hence not included in the count of total electron pairs. The shape of molecule depends upon total number of electron pairs, bonding and lone pair. ठीक है। अच्छा, अब यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होती है और ये दो पॉइंट्स क्या हैं मैं तुम्हें आगे बताता हूं। बेटा सुनो गौर से बात, देखो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे सेंट्रल एटम, मेटल नहीं आएगा इस चैप्टर में क्योंकि मेटल आयनिक बॉन्डिंग करता है, हम इस वक्त नॉन मेटल की बात करेंगे जितनी भी करेंगे, सही है। सेंट्रल एटम जो है हमारे पास, उसके अराउंड बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, दोनों का चार्ज नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे। अब जितना रिपेल करेंगे कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फासले पर रहें। मैक्सिमम फासले पर रहने की वजह से एक शेप में ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास, ये ऊपर वाली ऑक्सीजन की मिसाल ले लो, ये वाली। अब ये वाला लोन पेयर इस वाले लोन पेयर को रिपेल करेगा, साथ साथ में इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये दो बॉन्ड पेयर भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि सबका चार्ज क्या है, सेम है। तो इस वजह से ये मैक्सिमम फासले पर रहने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से एक शेप बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, being similarly charged, that is negative, the bond pair as well as lone pair repel each other. एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे। Due to repulsion, the electron pairs of central atom try to be as far as possible. जितना एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे, मतलब जितना दूर रह सकते उतना दूर रहेंगे। Hence, they orient themselves in a space in such a manner that force of repulsion between them is minimized. इतना दूर रहें, इस अंदाज में बैठे रहें कि रिपल्जन की फोर्स क्या रहे, मिनिमाइज्ड रहे। अब फोर्स की बात आ गई, फोर्स की बात आ गई तो जाहिर सी बात है कि फोर्स का कंपैरिजन भी होता है। लोन पेयर के दरमियान जितनी फोर्स है उतनी फोर्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान नहीं होगी, और उतनी फोर्स बॉन्ड पेयर के दरमियान भी नहीं होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है बेटा लोन पेयर और लोन पेयर की। सबसे ज्यादा धक्का मारते हैं, फारिग बैठे ना, कोई काम नहीं करने में। उससे कम अट्रैक्शन, उससे कम रिपल्जन होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और उस सबसे कम रिपल्जन होती है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। समझ आ रही बात? तो स्टेबल हो गए थे ना, बॉन्ड बना लिया था, बॉन्ड पेयर। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि हम शेप किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे। इसके लिए बुक ने एक बहुत अच्छा चार्ट ऑलरेडी बना दिया है यहां पर, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। एमडी कैट के लिए तो निहायत इंपॉर्टेंट है, शदीद तरीन इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के लिए, और फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाओ, देखो भाई, अगर इस चार्ट पे आप गौर करें तो यहां पर आपको दिखेगा कि यह है एक्टिव सेट, दो एक्टिव सेट
दो बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, दो एक्टिव साइड है और दो बॉन्ड पेयर है और जीरो लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगी, लीनियर, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180। सही है। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ये आ गया कार्बन, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर इसने चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑक्सीजन को बॉन्ड कर लिया, ठीक है। हो गया बॉन्ड, ये हो गया बॉन्ड। अब आपको ये बात पता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ सिर्फ एक ही सिग्मा बना सकता है, दूसरा सिग्मा नहीं बन सकता, तो ये सिग्मा आ गया, यहां पर ये सिग्मा आ गया, बाकी ये पाई और ये पाई। अब इस कार्बन एटम के सराउंडिंग में तुम्हें कितने एक्टिव साइट दिख रहे हैं, तुम्हें सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, यानी कि एक ये बॉन्ड पेयर है और एक ये बॉन्ड पेयर है। पाई बॉन्ड को तो हम बॉन्ड पेयर काउंट ही नहीं करते, उसको तो एक्टिव साइट काउंट ही नहीं करा जाता। तो किस चीज का केस हो गया बेटा, ये हो गया 2-0 का केस, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। और एक्टिव साइड कितने, एक्टिव साइड कितने, 2। जब भी 2 एक्टिव साइड की बात आ जाए तुम्हारे जहन में सिंपली क्या बात आनी चाहिए, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल और शेप हो जाएगा लीनियर हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ 3 एक्टिव साइड। 3 एक्टिव साइड किस तरीके से हो सकते हैं, 3-0 का बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। क्या एग्जांपल हो गई, जैसे कि AlCl3, ठीक है। अब देखो ये आ गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 3A का। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, और तीनों के साथ इसने बॉन्ड कर लिया, किसको, क्लोरीन को। यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर दूसरा क्लोरीन और यहां पर तीसरा क्लोरीन। अब आप अगर गौर करें तो यहां पर 3-0 का केस हो गया, एक्टिव साइड कितने हो गए, 3 हो गए। जब भी 3 एक्टिव साइड हो, 3-0 का केस हो, तो आपको क्या बात याद रखनी है कि बेटा शेप है, बॉन्ड एंगल है 120 और शेप है ट्राइगोनल। शेप क्या है, ट्राइगोनल। यहां का बॉन्ड एंगल भी 120, यहां का बॉन्ड एंगल भी 120 और यहां का बॉन्ड एंगल भी 120, ठीक है। समझ आ रही है बात, तो ऐसा चीज में किसी को, तो ये देखो 3-0 का केस है, बॉन्ड एंगल क्या हो गया यहां पर, गौर करें थोड़ा सा, बॉन्ड एंगल हो गया यहां पर 120, BF3 AlCl3 BH3। अब आ जाओ 4 एक्टिव साइड पे। 4 एक्टिव साइड के बेटा 3 केसेस हो सकते हैं, 4-0, 3-1, 2-2, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। 3 केसेस हो सकते हैं। अब आप अगर आ जाएं मिसाल के तौर पे इधर, मैंने कहा भाई ये आ गया CH4, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और चारों से इसने किसको बॉन्ड कर लिया, हाइड्रोजन को बॉन्ड कर लिया, चारों से बॉन्ड कर लिया किसको, हाइड्रोजन को। सही है। अब क्या होगा, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है, 4-0 का केस है, ठीक है। एक्टिव साइड होगा 4, याद रखना हमेशा बॉन्ड एंगल होगा 109.5 और शेप होगा टेट्राहेड्रल, शेप होगा क्या, टेट्राहेड्रल, ठीक है। देखो यहां पर 4-0 का केस, टेट्राहेड्रल शेप, बॉन्ड एंगल 109.5, CH4 SiCl4 CCl4 किसी को भी दे दो। अब आप अगर आ जाएं 3-1 के केस में, ठीक है, 3-1 का केस, और वो केस क्या होगा, वो होगा NH3 नाइट्रोजन, ठीक है। ये आ गया लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे ये बॉन्ड करेगा। नाइट्रोजन 5A ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ बॉन्ड होगा, ठीक है। यहां पर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ बॉन्ड करेगा,
और यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन आएगा और इसके साथ बॉन्ड करेगा, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगी बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ बन जाएगी बॉन्डिंग। अब आप अगर गौर करें यहाँ पर ऊपर CH4 में यहाँ पर बॉन्ड पेयर था और मैंने आपको ये बात बताई कि बॉन्ड पेयर की रिपल्जन कम होती है निस्बतन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के। तो ये लोन पेयर जो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है ये ज्यादा धक्का मारेगा इन दो बॉन्ड पेयर्स को, तो इनके दरमियान का एंगल कम हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। जब इनके दरमियान का एंगल कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा 107। क्या बन जाएगा? 107। और शेप को कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप को क्या कहेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये जो केस आया हमारे पास ये 3-1 का केस है, ठीक है। एक्टिव साइड 4 है, बॉन्ड एंगल है 107 और शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया 2-2 का केस। और 2-2 का केस क्या है? ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये इसका एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, यहां पर एक बॉन्ड बना रही है एक हाइड्रोजन से, यहां पे दूसरा बॉन्ड बना रहे हैं दूसरा हाइड्रोजन से। और अब यहां क्या होगा? यहां पर ये लोन पेयर एक दूसरे को तो बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे ही, लेकिन ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा और बैंड हो जाएगा। जब ये और बैंड हो जाएगा तो क्या होगा? यहां पर ये एंगल मजीद कम हो जाएगा। जब ये मजीद कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा कितना? 104। देखो कितना हो गया? 104.5। और एग्जाम्पल क्या आ गया? H2O। शेप को क्या नाम दिया? एंगुलर और बेंड, ठीक है। क्या केस आ गया हमारे पास? 2-2 का केस है, एक्टिव साइड 4 ही है, बॉन्ड एंगल आ गया 104.5, शेप हो गई एंगुलर और बेंड, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात? पक्का सबको आ गई? तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई है इन तमाम एग्जाम्पल्स को देखने के बाद कि सबसे ज्यादा रिपल्जन होती है किसके दरमियान? लोन पेयर एंड लोन पेयर के दरमियान, ठीक है। इससे कम होती है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के दरमियान, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के दरमियान। कोई मसला इस बात में? क्लियर हो गई ये बात? पक्का? चलो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये तो हमारे पास हो गई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। बेटा यहां पर जो जो एग्जांपल्स दी हुई ना इसकी, ये लाजमी आपको याद करनी है, लाजमी, ठीक है। एग्जांपल इसकी लाजमी आती हैं एमसीक्यूज में भी, और साथ साथ में यहां पर सवालात भी आ जाते हैं कि डिफाइन द शेप ऑफ BH3 अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। हर साल सवाल आया हुआ है 5 पेपर, अगर आप उठा के देखें, बोर्ड के एग्जाम में भी, MD का डी कैट में भी, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ, हमारा सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन। चले अब जरा मुझे बता दो वर्ड हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड किसे कहा जाता है? हाँ जी, हाइब्रिड किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ। जो हाँ, हाइब्रिड कहा जाता है दो ऐसी चीजों का मिक्सचर जो नेचर में एक दूसरे से अलग हो। जैसे कि आपने रोड पे चलती हुई कुछ हाइब्रिड गाड़ियां देखी होंगी, प्रियस, एक्वा, हाइब्रिड मतलब इसमें गैसोलीन इंजन, पेट्रोल वाला और इलेक्ट्रिकल इंजन मिक्स हो गया, यानी कि ये गाड़ी पेट्रोल पर भी चलेगी और बैटरी पर भी चलेगी। हाइब्रिड का मतलब है दो अलग अलग ओरिजिन की चीजों का मिक्सचर, ठीक है। जैसे कि अक्सर जब हम बकरीद के टाइम पे जाते हैं ना गाय वाय लेने, तो कुछ कैटल की नस्लें होती हैं जो प्योर होती हैं,
और कुछ को कहा जाता है क्रॉस या हाइब्रिड। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा एक सिब्बी का बैल होता है व्हाइट कलर का, बहुत बड़ा सा, और उसके पीछे ना कुछ बहुत बड़ा सा होता है, और एक होता है ऑस्ट्रेलियन, वो बिल्कुल सीधा होता है, फ्लैट, और वो लंबा होता है। अगर इन दोनों का क्रॉस करवा दिया जाए ना तो वो कहलाएगा हाइब्रिड, क्योंकि दोनों अलग अलग ओरिजिन से थे। ठीक है, जैसे कि नेचर में कुछ हाइब्रिड एनिमल्स भी प्रोड्यूस करे गए हैं। जैसे कि एक एनिमल है जिसका नाम था लाइगर। लाइगर कैसे बना था? ये बना था टाइगर प्लस लॉयन से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो टाइगर प्लस लॉयन को क्रॉस करवाया तो क्या बन गया? लाइगर बन गया था। नेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स with different origin, with different origin, जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो। सही है, तो मसला इस बात में। अच्छा, अब अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन इन केमिस्ट्री, तो बेटा यहां पर ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, देखो भाई हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर द मिक्सिंग ऑफ different atomic orbitals to produce same number of equivalent orbital having same shape and energy is known as hybridization। समझ में आ रही बात? तो हाइब्रिडाइजेशन की यहां पर डेफिनेशन क्या हो गई केमिस्ट्री में? इसकी डेफिनेशन हो गई मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर formation of single hybrid orbital with same energy and shape, जिसमें एनर्जी और शेप क्या हो? सेम। इसको क्या कहा जाता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। कोई मसला इस बात में किसी को? समझ में आ गई? अब इसकी टाइप्स कितनी है हमारे? वैसे तो टाइप्स बहुत सारी है, हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, पहली टाइप 1s3p, 1s2p एंड 1s1p। ठीक है, अब जो आपको लग रहा है ना ये वो है नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि p ऑर्बिटल में सिर्फ एक p का पोर्शन जो है वो आके इसके साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको सारी चीजें क्लियर होंगी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सही, अब आ जाओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। बुक में जिस तरीके से लिखी हुई है ना, मैं इसको थोड़ा अलग अंदाज में समझा रहा हूं। ठीक है, चले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आ जाओ, देखो भाई अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक मॉलिक्यूल है C2H6। ठीक है, इसका नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन। और पहले तो हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका शेप, और फिर देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आओ देखो, मिसाल के तौर पे अगर मैं इथेन की बात करूं तो यहां पर एक कार्बन कनेक्टेड है दूसरे कार्बन के साथ, और यहां पर 3 हाइड्रोजन भी मौजूद हैं। यहां पर 3 हाइड्रोजन भी मौजूद हैं। ठीक है, यहां एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब सुनना गौर से बात, यहां पर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड क्या है? सिग्मा। ये वाला बॉन्ड भी क्या है? सिग्मा। ये वाला बॉन्ड भी क्या है? सिग्मा। ये वाला बॉन्ड भी क्या है? सिग्मा। ये सारे बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन ये ओवरलैपिंग क्या है बेटा? ये है पीपी ओवरलैपिंग।
यहाँ पे कार्बन का p ऑर्बिटल सामने वाले कार्बन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। लेकिन ये वाली बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास। अच्छा, आपने कहा सर ये pp ओवरलैपिंग है, आपको कैसे पता लगा? बहुत आसान सी बात है भाई, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट शेल है वो p है ना, लास्ट ऑर्बिटल p है, तो उसका p फिल नहीं हुआ तो वो p के साथ ही तो बॉन्डिंग करेगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन का नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अब देखो ये वाला s कंप्लीट है, ये वाला s कंप्लीट है, ये p अनकंप्लीट है ना, ये इनकंप्लीट है, तो ये इस p के साथ ही तो बॉन्डिंग करेगा। कार्बन करते ही बॉन्डिंग p के साथ है क्योंकि उसका p इनकंप्लीट है, तो ये वाला कार्बन भी p के साथ करेगा, ये वाला कार्बन भी p के साथ करेगा। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल इनकंप्लीट है। ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, s के साथ, अपना s लेकर आएगा बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो बेटा ये वाला बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का sp, ये वाला बॉन्ड भी क्या है sp, ये वाला बॉन्ड भी क्या है sp एंड सो ऑन, बाकी सारे भी क्या है sp। सिर्फ एक कार्बन और कार्बन के दरमियान का बॉन्ड क्या है, pp बॉन्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर इस कार्बन को निकाल रहा हूं बाहर, ठीक है, और मैं समझ लो मैं इसको तोड़ रहा हूं, मैंने अभी बॉन्डिंग करवाई नहीं है, ये बॉन्डिंग से पहले की कहानी है। ये कार्बन यहां बैठा हुआ था सुकून के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, यहां पर था आपके पास 1s2 2s2 2p2, ऐसा ही है। और यहां पर आपके पास ये आ गया 1s, ये आ गया 2s, और ये आ गया 3s, ओ 2p, ये आ गया 2p, सही है, सही है भाई। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन है देख लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6, ये पहला कार्बन हो गया, सिंपल सा, ठीक है। इसी तरीके से इसके सामने ये दूसरा कार्बन बैठा हुआ था, तरीके से इसके सामने ये बैठा हुआ था दूसरा कार्बन, ठीक है भाई, दूसरा कार्बन बैठा हुआ था। अगर मैं इस कार्बन को ऐसे करके उल्टा कर दूं तो कोई मसला तो नहीं होगा, समझ में आ रही है बात, मसला तो नहीं होगा ना भाई। देखो ये है कार्बन 6 सामने वाला, ठीक है, ये हो गया आपके पास 1s2 2s2 2p2, सही है, क्लियर है बात, तो मसला तो नहीं है इस चीज में। अब क्या हुआ, इस कार्बन ने सोचा बॉन्ड बनाते हैं, इस कार्बन ने सोचा क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। दूसरे वाले ने भी सोचा चलो भाई बॉन्ड बनाते हैं, आ जाओ। लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी क्या है, अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी यह है कि आपके पास एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए, ठीक, क्या होनी चाहिए, एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए। ये कार्बन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब पता है क्या होगा, सुनना, अब ये होगा यहां पर कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ये कार्बन आया, ये लगाया मैंने स्टार, इसका मतलब है ये क्या हो गया, एक्साइटेड। अभी तक इलेक्ट्रॉन 6 ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम तरीके से ही हो रही है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फर्क पता है कहां आएगा, देखो इधर गौर करना, फर्क आएगा इस जगह पर, फर्क आएगा इस जगह पर, अरे देखें भाई, अब इधर देखो क्या हुआ, ये 2s, ये 2s इस 2p से क्या हो गया बेटा, कंबाइन हो गया।
और जैसे ही कंबाइन हुआ यहां से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप मारी और जंप मार के इस ऑर्बिटल में आ गया। ठीक है भाई, सही है। और अब हमारे पास ये क्या बन गए, देखो ये एक एस था और ये बाकी क्या थे, पी थे ना। ये बन गए 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इन चारों को मैं क्या नाम दूंगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि ये चारों किस तरीके से बने, ये चारों बने हैं एक s और 3 p से मिलके। और कितने हैं टोटल, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। तो मसला इस बात में, सामने वाले कार्बन के साथ भी यही हुआ जब वो एक्साइटेड स्टेट पर गया। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट पर गया उसके साथ भी यही हुआ। सही है भाई। अगर मैं इसको यहां रोटेट कर दूं तो कोई मसला तो नहीं होगा। ठीक है भाई, यहां पर इसको हम जरा सही करके लिख देते हैं। यहां पर इसको सही करके लिख देते हैं और यहां लिख देंगे हम इसको 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई। ये आ गया मेरे पास कार्बन एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 1s2 और ये आ गया s और ये आ गए 3p। ठीक है, तो मसला समझ में आ गई बात, पक्का। अब जरा गौर करना बेटा, इधर देखो भाई, ये वाला था मेरे पास, ये वाला था मेरे पास s, ये था px, ये था py, ये था pz, ये था px, ये था py। चलो इसको अगर हम उल्टा लिख लें ऐसे करके समझने के लिए, ठीक है, ये था pz, ये था py, ये था px, समझने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, ये था px, ये था py, ये था pz और ये आ गया s। ऐसे ही था ना, ऐसे ही होता है ना भाई। p ऑर्बिटल के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। सही है। अब क्या होगा, ये दोनों कार्बन बॉन्ड बनाना चाहते हैं। बॉन्ड जब बनाएंगे तो इनका px ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, यहां से ये वाला px आया और यहां से ये वाला px आया और इन दोनों ने कर ली क्या, ओवरलैपिंग। ठीक है, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन आ गया और वहां पर उसका इलेक्ट्रॉन आ गया। हो गया, कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये बॉन्ड क्या है, ये p और p की ओवरलैपिंग है। सही है। पीछे की तरफ यहां पर कितने ऑर्बिटल बचे हुए, पीछे की तरफ यहां पे कितने ऑर्बिटल बचे हुए बेटा, 3 3 बचे हुए ना। देखो गौर करो, ये वाला ओवरलैप हो गया, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला बचा हुआ है। और इसी तरीके से यहां पर कितने बचे हुए, यहां पर भी 3 बचे हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, ऐसा ही है। और इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक, सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। सुनना, समझ में आ गई बात। अब ये दो कार्बन जो हैं वो आपस में हो चुके हैं क्या, कनेक्ट। दो कार्बन आपस में क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहां पर हर एक एक ऑर्बिटल में एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया
और यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया। इसी तरीके से यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया और यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया। और इस तरीके से आपके पास ये बन गया C2H6 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ इसकी बॉन्डिंग। आपने कहा सर ठीक है, ये समझ में आ गई सारी, इसमें क्या मसला था, यहां पर भी तो डायरेक्ट बॉन्डिंग हो सकती थी, ये क्या हाइब्रिडाइजेशन करने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं तो सही, मैं तुम्हें बताता हूं। मिसाल के तौर पे सोचो, चैप्टर स्टार्ट कहां से करा है मैंने? कोवेलेंट बॉन्डिंग से। कोवेलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब है? म्यूचुअल शेयरिंग, बराबरी के इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। अब अगर कार्बन यहां बैठा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, हम लिख क्यों रहे हैं दोबारा, हम ऊपर से ही उठा देते हैं इसको दोबारा से, ठीक है। देखो भाई, ये कार्बन यहां बैठा हुआ था, सही है, इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये इसके ऑर्बिटल्स, ऐसे ही था। मिसाल के तौर पे मैं डायरेक्ट यहां पे हाइड्रोजन को लेकर आता, अगर डायरेक्ट, तो क्या होता, हाइड्रोजन यहां पर आ जाता, क्योंकि इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, हाइड्रोजन कहता है एक मैं दे रहा हूं, हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन यहां पर भी आ जाता, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, हाइड्रोजन कहता मैं भी दे रहा हूं अपना, बराबरी की शेयरिंग। लेकिन इस ऑर्बिटल में किस तरीके से बॉन्डिंग होती नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो कार्बन का कुछ है ही नहीं ना, सामने वाला आ भी जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, सामने वाला आ भी जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर तो कुछ है ही नहीं। तो जरूरी है कि इस S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर लाया जाए, और यह काम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि दोनों की एनर्जी और शेप सेम ना हो जाए, और जब दोनों की एनर्जी और शेप सेम हो जाएगा तो इसी को तो हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा, इसी को तो हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। समझ में आ रही है बात? कोई मसला इस चीज में? क्लियर होगा ये बात? पक्का सारे? अच्छा, बुक में जल्दी से, तो बेटा अब हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो sp2 में तमाम चीजें सेम ही रहेंगी, बस फर्क क्या आएगा, सुनना गौर से बात। देखो, मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक का सारा काम सेम रहेगा। ठीक है, हम एक काम ये करते हैं, हम इसको जो है वो यहां से कॉपी करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। देखो भाई, चलो अब यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम इथेन की जगह क्या ले रहे हैं, इथीन। इथेन की जगह क्या ले रहे हैं, इथीन। सही है भाई, ये आ गया इथीन, और ये हो गया C2H6 की जगह C2H4। सही है, और C2H4 का मतलब है कि यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 4। सही है, अब यहां पर 4 हाइड्रोजन है, दरमियान में कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है जो कि सिग्मा है, लेकिन एक और बॉन्ड भी आ गया है जो कि है पाई। सही है, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया और यहां पर दूसरा हाइड्रोजन आ गया। अब यहां पर एक बॉन्ड सिग्मा आ गया और दूसरा बॉन्ड क्या आ गया, पाई आ गया। ये सिग्मा आ गया, ये पाई आ गया। अब इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो सेम तरीके से होगी, यानी कि सेम तरीके से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, सेम तरीके से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, सेम तरीके से काम होगा, सेम तरीके से यहां पर तमाम चीजें होंगी। बस फर्क क्या आएगा, फर्क यह आएगा कि इस जगह पर एक हाइड्रोजन नहीं होगा। जल्दी इधर देखते रहे, सब इधर देखते रहे। यहां पर इस जगह पर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और यहां पर इस जगह पर भी हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा इधर, अब इधर होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आएगा
और ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहां जाएगा। ठीक है, अगर आप बुक में देखें तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो डायग्राम बनी हुई है इथीन की, अगर आप गौर करें यहां पर, तो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन का, और ये कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड बन रहा है। ये ऊपर की तरफ भी दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ भी दिख रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओवरलैपिंग होती है और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की जंपिंग चल रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये किसका बॉन्ड, ये कार्बन था, कार्बन का ऑर्बिटल था, ये भी कार्बन का, ये एस था, बाकी तीन क्या थे, पी थे। ये एस था, बाकी तीन क्या थे, पी थे। अब कार्बन ने एक पी से क्या कर ली, सिग्मा बॉन्डिंग कर ली, दूसरे पी से भी क्या कर ली, सिग्मा बॉन्डिंग कर ली, और तीसरी सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है एस से। तो कितने एस और पी सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, एक एस और दो पी, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि जो तीसरा पी है कार्बन का, देखो यहां से दोबारा देखो, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गई, पी वाई की ये सिग्मा बॉन्डिंग, पी वाई की ये सिग्मा बॉन्डिंग। जो पी जेड था, अगर चलो पी जेड की जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग कर लो, पी वाई को छोड़ दो, ठीक है, पी जेड की सिग्मा बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे, और पी जेड की सिग्मा बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे। पी वाई के पास देखो हाइड्रोजन था लेकिन इसके अंदर नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था इथेन में लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अब क्या होगा, अब इन दो ऑर्बिटल्स को दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जब हाइड्रोजन था यहां पर, तो ये दोनों ऑर्बिटल दो दो इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो रहे थे, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये दो ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहां से जम मार के इधर आएगा, यहां से जम मार के इधर आएगा, ये चलता रहेगा मुसलसल। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जब तक कि कोई और एलिमेंट नहीं आ जाता कि जो इस ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डाल दे, ये पाई बॉन्ड बना रहेगा, और जैसे कोई और एलिमेंट आएगा अपना इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में फिल करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर हम ले लेंगे एग्जाम्पल ऑफ इथाइन। ठीक है, C2H2, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा एक कार्बन के पास और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आ गया एक सिग्मा और ये वाले 2 पाई। ठीक है, ये आ गया एक हाइड्रोजन, ये आ गया दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, और दरमियान वाला हो गया सिग्मा। ठीक है, अब यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन सेम तरीके से हुई, सेम तरीके से एक्साइटेशन हुई, सारा काम सेम हुआ, बस फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि इस वाली जगह से भी हाइड्रोजन निकल गया, यहां से भी निकल गया, यहां से भी गया, यहां से भी गया, इस तरीके से यहां से भी गया और इस जगह से भी गया। अब क्या होगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जम करके इधर आएगा, ये वाला जम करके इधर आएगा। अब इन 4 ऑर्बिटल्स को 4 इलेक्ट्रॉन स्टेबल करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जबकि टोटल होने कितने चाहिए थे, 8, वाला जम करके इधर आएगा। अगर तुम sp की एग्जांपल देखो तो यहां पर तुम्हें नजर आएगी डायग्राम में 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर से भी जंपिंग हो रही है और नीचे की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। समझ आ रही बात? तो इस वजह से क्या होगा कि जब भी कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक यहां पर चाहिए, एक यहां पर चाहिए, तब जाके ये एक बॉन्ड टूटेगा। उसके बाद एक यहां पर चाहिए होगा, एक यहां पर चाहिए होगा, तब जाके ये दूसरा बॉन्ड भी टूटेगा। ठीक है, ये हो गई आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गई, sp हाइब्रिडाइजेशन। कोई मसला इस बात में? आपने कहा सर sp क्यों है, मैंने कहा देखो सिंपल सी बात, ये वाला p सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और सिर्फ ये वाला s सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है।
तो एक S और एक P सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो ये हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर की तरफ आओ, तो ऊपर की तरफ यहां पर ये वाला एक S सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, एक ये वाला P सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और एक ये वाला P सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो दो P हैं जो कि सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और एक S है जो कि सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो क्या हो जाएगी ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आप यहां पर आ जाएं तो इस जगह पर तीनों P और S सारे के सारे किसमें इन्वॉल्व है, सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो ये हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बस इस चीज में किसी को समझ में आ गई ये बात? पक्का? सही है। चलो, तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। अब हमारे पास है बेटा बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक, ठीक है। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी किसे कहा जाता है भाई? हाँ जी, बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं? जल्दी से बता दो। देखो भाई, बॉन्ड बनने के बाद दो एटम्स अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। जब भी दो एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, यहां से भागता हुआ आ रहा है और ये यहां से भागता हुआ आ रहा है, ठीक है। और जब ये दोनों जुड़े तो यहां पे फॉर्म हो गया क्या? बॉन्ड। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहां से क्या रिलीज हुई? एनर्जी। तो जो एनर्जी आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज हो उसको भी बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। या फिर दो एटम्स जुड़कर बैठ गए बॉन्ड में, इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़े उसको भी क्या नाम दिया जाता है? बॉन्ड एनर्जी नाम दिया जाता है। अब सुनना गौर से बात, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। आपने कहा सर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? मैंने कहा दो तीन रीजन है, या तो साइज छोटा हो एटम का, या फिर पोलैरिटी ज्यादा हो एटम की, जिससे क्या होगी? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कोई भी ऐसी चीज जिससे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है वो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगी, ठीक है। आपने सर क्या मतलब? मैंने कहा देखो भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड लेंथ। आपने कहा सर क्या मतलब है इस बात का? मैंने कहा देखो, दो एटम्स, मिसाल के तौर पे ये एक एटम था और ये एक एटम था, ये दोनों जितना ज्यादा फासले पर होंगे उतना ज्यादा इनका बॉन्ड वीक होगा, और ये दोनों जितना करीब होंगे उतना ज्यादा इनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो बॉन्ड लेंथ जो है यहां पर ज्यादा है, तो इस वजह से यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है। बॉन्ड लेंथ यहां पर क्या है? कम है। इस वजह से यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। तो आपने बस एक बात ये याद रखनी है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to bond length, और जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मसला इस बात में आगे समझ में चीज, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी इन्वॉल्व्ड for breaking or formation of 1 mole of particular type of bond in the molecule is known as bond energy। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है? पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पोलैरिटी का मतलब जितना ज्यादा चार्ज मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई HCl के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो HCl का बॉन्ड स्ट्रांग है, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि Cl2 का बॉन्ड, Cl और Cl के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई फर्क नहीं है, इसी वजह से इसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी है, ठीक है। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, जितना छोटा साइज होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी,
सोचने वाली बात है ना भाई। देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं यहां पर साइज ऑफ एटम की अगर हम बात करें, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पर मेरे पास एक एटम है जो कि बहुत बड़े साइज का है, ठीक है, इसके साथ एक दूसरा एटम बॉन्ड बना रहा है जो कि थोड़े छोटे साइज का है, सही। अब मैंने आपसे कहा ये एक बॉन्ड है और दूसरा ये एक बॉन्ड है, दूसरा ये एक बॉन्ड है। अब देखना इस शेडेड एरिया से, बॉन्डेड एरिया से इसका न्यूक्लियस काफी दूर है, तो इसकी पकड़ इस शेडेड एरिया पे मौजूद इलेक्ट्रॉन में भी कम होगी। इसी तरीके से ये तो उतना ही है, यहां पर ये उतना ही है, लेकिन ये करीब आ गया तो ये बहुत ज्यादा मजबूती से इस शेड पेयर को पकड़ लेगा। अब जितना ज्यादा, अब यहां पे अगर बॉन्ड लेंथ हम देखें, ये बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है, ठीक है। और यहां पर बॉन्ड लेंथ देख लें अगर हम, तो यहां पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। तो जितना छोटा साइज होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, और जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है, आसान है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 348 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 614 है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 839 है, ठीक है, तो मसला यहां तक। अच्छा जी, अब आप यहां पे देख लें बॉन्ड एनर्जीज, अगर तुम गौर करो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या है 348, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है 614, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या है 839, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्या है 941, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्या है 891। आपने कहा था नाइट्रोजन नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों है कार्बन नाइट्रोजन के मुकाबले में, देखो कार्बन नाइट्रोजन के मुकाबले में नाइट्रोजन नाइट्रोजन की ज्यादा है, क्यों? मैंने कहा बेटा कार्बन का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होता है, कार्बन का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होता है, साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जी कम हुई, ठीक है, समझ में आ रही बात। बॉन्ड लेंथ ये भी तुम्हें बता दिया मैंने बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। देखो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, अब अगर आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करें तो ये देखो कितनी कम बॉन्ड लेंथ है 1.1, और कार्बन कार्बन की बात करो तो कितनी है 1.5। ज्यादा बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, कम बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना बेटा, ये पोलैरिटी, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मैं चैप्टर के स्टार्ट में आपको समझा चुका हूं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है डायपोल मोमेंट, और अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो जरा मुझे बता दो वर्ड पोल का मतलब क्या होता है, चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, डाई का मतलब दो, जब भी किसी मॉलिक्यूल के एंड्स पर दो चार्ज आ जाएं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कहलाता है डायपोल। और जब भी आप इस चार्ज को किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखोगे तो ये रोटेशन शो करेगा, और इस रोटेशन को डायपोल मोमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट किन चीजों पर डिपेंड करेगी, डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगी पोलैरिटी के ऊपर, पोलर होना चाहिए मॉलिक्यूल, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल पोलर होने के बाद भी डायपोल मोमेंट शो नहीं करते, क्यों? उनकी सिमेट्री की वजह से, उनकी शेप की वजह से, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो अब जैसे ये लिखा हुआ है HCl, H पार्शियली पॉजिटिव है, Cl पार्शियल नेगेटिव है, ये क्यों है ये मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता चुका हूं, इसकी डायपोल मोमेंट होगी कुछ ना कुछ। लेकिन अगर मैं बात करूं Cl2, अब भाई अगर आप देखें तो ये दोनों ही बराबर है और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान तो चार्ज का बहुत फर्क है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है, यहां पर भी ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। आपने कहा सर इसकी डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है,
इसमें तो चार्जेस बन रहे। मैंने कहा देखो बेटा रीजन ये है, इसकी शेप 180 है, ठीक है। देखो, ऑल्दो बोथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन CO2 आर पोलर but directed equally on opposite side at 180 degree angle, making a linear geometry. Thus the molecule is, तो मसला है तो बाद में ये चार्ट डायपोल मोमेंट वाला याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चार्ट नहीं याद करना है, इसके अंदर से वाटर कर लो, NH3 कर लो, CO2 CS2 CH4 H2 इन सबकी तो जीरो होती है, तो ये कर लो, ठीक है। HCl कर लो, बस ये 3-4 कर लो, ठीक है। अब आप देखें यहां पर CO2 की जीरो, शेप लीनियर है, CS2 की जीरो, शेप लीनियर है, CH4 की जीरो क्यों है भाई? क्योंकि ये कार्बन और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इधर देखो, ये CH4, ठीक है, ये CH4, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास ये वाला पार्टिकल, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के चार्ज को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। इस वजह से CH4 की भी क्या है, जीरो। H2 वैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जीरो। हर डायटोमिक मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो। डायटोमिक का मतलब जिसमें एक ही टाइप के दो एटम मौजूद हो, Cl2 N2 O2 F2, ठीक है, H2 I2 Br2, ठीक है, इन सबकी डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो। तो मसला है बाद में डायपोल मोमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, चार्ज और उसके दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने कहा Q चार्ज है एंड D इज डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है कूलम मीटर। चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, डिबाई। कूलम मीटर को क्या कहा जाता है, डिबाई, ठीक है। तो मसला इस बात में समझ में आ गई बात। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तमाम चीजें इसमें हो गई हैं कंप्लीट, ठीक है। बाकी इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेना, कोई बहुत खास चीज नहीं है, ठीक है भाई। सही है, कोई सवाल किसी का किसी चीज से रिलेटेड? निहायत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, निहायत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई।